सेगमेंट है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. Now, let me talk about it कि macroeconomics is the study of aggregates or averages covering the entire economy. यानी इसकी नेचर ऐसी है, ये इकोनॉमिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एग्रीगेट्स और एवरेजेस देखते हैं तमाम सेक्टर्स की इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट करने वाले. जैसे कि आप टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात कर लें, जैसा कि आप नेशनल इनकम की बात कर लें, नेशनल आउटपुट की बात कर लें, टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, टोटल कंजम्पशन की, टोटल सेविंग्स की, एग्रीगेट सप्लाई की, एग्रीगेट डिमांड की, और जनरल प्राइस लेवल की, या वेज लेवल जो है, या फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर की. ठीक है, ये नेचर है मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसमें हम तमाम एग्रीगेट्स को देखते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. यानी जो केन्स ने थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पेश की थी, तो इसमें केन्स के कोई 3-4 चैप्टर्स हैं, पूरी उसने बुक लिखी है इसके ऊपर. और सिंपली इनकम एनालिसिस, ठीक है, या फिर इनकम एनालिसिस, इट इज कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. और ये चीजें इनके अंदर ये एनालाइज करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को, जिसे हम ट्रेड साइकिल कहते हैं. इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस मतलब कारोबार के उतार चढ़ाव की बात हो रही है. इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. इट इज द स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट की कॉजेज पढ़ते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्या वजूहत है कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, एंड द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. और कौन से ऐसे हमें डिटर्मिनेंट्स हमारे पास होते हैं, या कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो इकोनॉमी में जनरेट हो सकती है. दिस इज द नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? जी सर. ओके. The scope of macroeconomics as a method of economic analysis, macroeconomics is of much theoretical and practical importance. ठीक है, तो हम इसके स्कोप की या इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें. देखो, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए जरूरी है, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी. आपने अपनी मैशियत, अपने मुल्क की जो मैशियत है, इकोनॉमी है, अगर आपने उसकी वर्किंग को जांचना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी के अलावा कोई और टूल नहीं है कि आप उसे अंडरस्टैंड कर सकें. द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स is indispensable for the understanding and the working of the economy. Our main economic problems are related to the behavior of total income. ज्यादातर हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम किससे रिलेटिव होते हैं? टोटल इनकम से, आउटपुट से, एम्प्लॉयमेंट से, और जनरल प्राइस लेवल जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं. ठीक है, तो किसी भी इकोनॉमी की अगर आपने वर्किंग को अंडरस्टैंड करना हो, समझना हो कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक नॉलेज अप्लाई करना पड़ता है. अच्छा, ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी. अब मैं आपको थोड़ा सा इसको चॉक आउट करके बताता हूँ कि क्या क्या चीजें हम इसके स्कोप में डिस्कस करते हैं. यू कैन सी, हम इसमें डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम. हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं. हम इसके अंदर थ्योरी ऑफ मनी को डिस्कस करते हैं. हम इसमें थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशन को डिस्कस करते हैं. हम थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्कस करते हैं. तो दीज आर सम टॉपिक्स व्हिच आर डिस्कस्ड इन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ वन बाय वन वी हैव टू एक्सप्लेन देम. तो लेट वी स्टार्ट अबाउट दिस, जिसमें नेशनल इनकम है. The study of macroeconomics is very important for evaluating the overall performance of the economy in terms of national income. भाई नेशनल इनकम समझते हैं, एक साल में, 1 ईयर में, इन एन इकोनॉमी टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस होती है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम नेशनल इनकम कहते हैं. ठीक है, तो with the advent of Great Depression of 1930s, it became necessary to analyze the causes of general overproduction and general unemployment. क्योंकि 1930s में जनरल ओवर प्रोडक्शन भी हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी हुई थी.
तो 1930s के बाद हमें ये हमारे लिए जरूरी हो गया कि हम ये समझें कि ये जो ओवर प्रोडक्शन होती है इसकी वजूहात क्या होती हैं। मतलब चीजें सरप्लस होती हैं लेकिन कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम नहीं कर रहे होते, ठीक है। और जनरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो क्यों आती है 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद, और वो कैसे, उसके अंदर हमें नेशनल इनकम को मेजर करना पड़ता है, ठीक है। पर कैपिटा को निकालना पड़ता है, पर कैपिटा नेशनल इनकम से ही हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन इकोनॉमिक ग्रोथ द इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ इज आल्सो स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ macroeconomics that the resources and capabilities of an economy are evaluated। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में होता क्या है कि इसमें हम रिसोर्सेज और इकोनॉमी की जो कैपेबिलिटी होती है हम उसको देखते हैं, एवेल्युएट करते हैं, प्लान्स हम बनाते हैं फॉर ओवरऑल इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट are framed and implemented so as to raise the level of economic development of the economy as a whole। पूरी इकोनॉमी का लेवल ऑफ डेवलपमेंट हम उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है। उसकी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, उसकी आउटपुट को बढ़ाने के लिए, उसकी नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए, तो यही इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो इस इकोनॉमिक ग्रोथ को हम तभी अटेन कर सकते हैं जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के नॉलेज को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है इन इट इज इंपॉर्टेंट और इट्स स्कोप इज इन मॉनेटरी प्रॉब्लम्स। अब मॉनेटरी प्रॉब्लम्स क्या है? इट इज द टर्म ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट मॉनेटरी प्रॉब्लम्स कैन बी एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड प्रॉपरली। frequent changes in the value of money, inflation or deflation affect the economy adversely। देखो, आपको पता है इस वक्त इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन ना हो डिफ्लेशन हो, इनमें से कोई भी सिचुएशन हो तो ये इकोनॉमी बैलेंस इसमें नहीं रहती और इकोनॉमी एडवर्सली अफेक्ट होती है, इस पे बुरा असर पड़ता है। दे कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड by adopting monetary, fiscal and direct control measures for the economy as a whole। तो मॉनेटरी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? जब आप सप्लाई ऑफ मनी को ज्यादा करते हैं तो इन्फ्लेशन आता है, सप्लाई ऑफ मनी को कम करते हैं तो डिफ्लेशन आता है। तो मॉनेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक नॉलेज अप्लाई करना पड़ता है। उसके जरिए हम जो है अपने जो मॉनेटरी प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उनको हम रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। आई मीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। बिजनेस साइकिल्स के अंदर बिजनेस साइकिल जो है दिस इज इन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस साइकिल का मतलब है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस यानी बिजनेस का उतार चढ़ाव। देखो बिजनेस साइकिल अगर आपने सुना हो तो बिजनेस साइकिल के अंदर 4 टाइम पीरियड्स होते हैं, 4 उसके फेजेस होते हैं। एक बूम पीरियड होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक डिप्रेशन होता है और उसके बाद एक रिवाइवल होता है, रिकवरी भी जिसे कहते हैं। तो ये बिजनेस साइकिल के अंदर 4 ऐसी चीजें होती हैं, इन्हीं को हम बिजनेस फ्लक्चुएशंस कहते हैं। और इनकी काउंटर स्ट्रेटजी भी समटाइम हमें लगानी पड़ती है। जब भी बिजनेस साइकिल आते हैं, पूरी दुनिया में भी आते हैं, ग्लोबली मोस्टली आते हैं, तो उसके लिए हमें काउंटर स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं कि हम इस बिजनेस साइकिल में से कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल में याद रखिएगा 4 किस्म के फेजेस होते हैं। कौन से? बूम पीरियड, जब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है और बिजनेस एक्टिविटी अपने पीक पर होती है। लेकिन जब बिजनेस एक्टिविटी श्रिंक होना शुरू हो जाती है तो इसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जब बिल्कुल डिफ्लेशन होता है, बिल्कुल डिफ्लेशन, प्राइसेस लो लेवल पे चली जाती हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और चीजों की प्राइसेस